सारणिक डिटर्मिनेंट क्लास 12 एमपी और एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज सी चैप्टर नंबर 4 आते हैं बच्चों कुछ प्रमेय पर। एक्सरसाइज सी सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, सारणिकों के गुणधर्म के बारे में, सारणिकों के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके। तो सबसे पहले इसमें प्रमेय आती है, प्रमेय नंबर 1, कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों में स्तंभों को तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में यानी रो को कॉलम में, किसको, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में परस्पर बदल दिया जाए, कॉलम को रो में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का जो मान निकलता है डेल्टा, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सपोज यहाँ पर एक सारणिक है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक सारणिक है, ठीक, तो इसका जो भी मान निकलेगा, सपोज इसका मान आया डेल्टा कुछ भी, ठीक, तो अगर इसकी पंक्तियों को आपस में, सॉरी, पंक्तियों को स्तंभों में देखो, पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, पंक्तियों को पहले कॉलम बना दो, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना देते हैं A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना देते हैं A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना देते हैं A3 B3 और C3, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, देखो अब यहाँ पर पहला जो कॉलम था, पहला स्तंभ था, वो क्या बन गया, यहाँ पर पहली रो बन गया। यहाँ पर पहला कॉलम क्या बन गया, देखो पहला कॉलम क्या बन गया, पहली रो बन गया। तो यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता। दैट मीन्स अगर पहले वाले सारणिक का मान डेल्टा है तो दूसरे भी सारणिक का मान बराबर रहेगा, बस उसको डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मान डेल्टा से रिप्रेजेंट करोगे और इसका मान डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट करोगे। तो क्या कह रहा है कि पहली प्रमेय क्या कहती है कि यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। अब आते प्रमेय नंबर 2 पे, दूसरी प्रमेय पर। आते प्रमेय नंबर 2 पर, ठीक है। तो दूसरी प्रमेय क्या कह रही है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों और स्तंभों को, किसी पंक्तियों को आपस में या फिर स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। कह रहा है कि पहले क्या कर रहे थे, पहले वाले में कि हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल रहे थे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंक्तियों को, ठीक है, जैसे पहली पंक्ति है रो 1, दूसरी पंक्ति है रो 2, तीसरी पंक्ति है रो 3। तो कह रहा है कि यदि पंक्तियों को आपस में बदलें
यदि पंक्तियों को यानी रो 3 को पहली बना लो, रो 1 कर लो, ठीक है, रो 3 ऊपर आ जाए यहाँ पे, रो 2 वहीं पे रहे और ये रो 1 कहाँ आ जाए, तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर वाली रो की जगह पर। ये एक सारणिक है और ये भी एक सारणिक है। तो क्या कह रहा है कि यदि पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, किन्हीं दो पंक्तियों को, किन्हीं दो पंक्तियों, किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को या फिर किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। जब किन्हीं दो को, इसके पहले हम क्या हो रहा था, रो को कॉलम में चेंज कर रहे थे, कॉलम को रो में, लेकिन इसमें रो को रो में ही चेंज करना है। रो को इसमें क्या करोगे, रो को रो में ही चेंज करना है, ठीक है, और कॉलम को कॉलम में ही चेंज करना है, ठीक है। मतलब रो को रो में बदलना है, रो को रो से ही बदलना है और कॉलम को कॉलम से बदलना है। तो देखो जैसे यहाँ पर है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है। तो यदि पहली कॉलम को दूसरा कॉलम बना दो और दूसरे कॉलम को पहला कॉलम बना दो, ठीक, तो ये C2 यहाँ पे आ गया, C1 यहाँ पे आ गया और C3 वहीं का वहीं रहा। तो क्या कह रहा है कि सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता यदि किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो रो को आपस में बदल दें, किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो रो को। अब जैसे यहाँ पर रो थी तो इसकी वैल्यू हो सकती है A1 B1 C1, ठीक, A3 B3 C3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड रो आ जाएगी A3 B3 C3 और यहाँ पे क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो आ जाएगी A1 B1 C1 और ये A2 B2 और C2 सेकेंड रो एज वेल एज वैसी की वैसी रहेगी। तो कह रहा है कि जब किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदलोगे तो सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता। माना कि इसका बदलने से पहले संख्यात्मक मान क्या था, डेल्टा, सपोज 5 था, ठीक, और बदलने के बाद हमने क्या किया कि आपस में बदल दिया। यहाँ पर देखो इस वाले सारणिक का मान माना हमने कि 5 आया, ठीक है, संख्यात्मक मान 5 आया है और पंक्तियों को आपस में बदलने के बाद भी इसका संख्यात्मक मान 5 ही आएगा, बस चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये +5 आ रहा है, +5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है, +5 आ रहा है तो -5 आएगा। दैट मीन्स चाहे आप जब किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में बदलोगे, दो रो या दो कॉलम को आपस में बदलोगे तो सारणिक को सॉल्व करने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह नहीं बदलता, बस उसका संख्यात्मक मान उसका चिन्ह बदल जाता है, संख्यात्मक मान नहीं बदलता। मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है, 20 आ रहा है, जो भी मान आएगा सॉल्व करने के बाद वो नंबर यहाँ पे भी मिलेगा आपको। 20 यहाँ आ रहा है तो 20 यहाँ पे भी मिलेगा। अगर 20 पॉजिटिव आ रहा है रो को चेंज करने से पहले, किन्हीं दो रो को आपस में चेंज करने से पहले +20 आ रहा है तो -20 हो जाएगा, और अगर -20 आ रहा है तो +20 हो जाएगा। चिन्ह बदल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बदलता। कब, जब आप किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को आपस में बदलते हैं, किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को आपस में बदलते हैं, ठीक है। तो संख्यात्मक मान नहीं बदलता, चिन्ह बदल जाता है। अब आते प्रमेय नंबर 3 पे। प्रमेय नंबर 3 है। देखो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे क्या होगा, आपको डिटर्मिनेंट सारणिक सॉल्व करने में हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको याद है तो कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां स्तंभ सर्वसम हों, किसी भी सारणिक की दो पंक्तियां या स्तंभ आइडेंटिकल है या सर्वसम है या आइडेंटिकल है, ठीक है, सर्वसम है या आइडेंटिकल है, एक जैसी दिख रही है, तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो सारणिक का मान शून्य होता है, मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, शून्य होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि किसी दो सारणिक की, यहां पर एक सारणिक है A1
B1 C1, A2 B2 C2। और यहाँ पर सपोज यहाँ पर जैसे A3 B3 C3, तो किन्हीं भी दो, चाहे बीच वाली ये पहली और दूसरी, या पहली या तीसरी, या दूसरी या तीसरी, किन्हीं भी दो पंक्तियों सपोज यहाँ पर A1 के मेंबर हो रहे हैं 5, इसका है 1, C का मेंबर है 6 और A3 के मेंबर है 5, सॉरी A3 की वैल्यू क्या है 5, B3 की वैल्यू क्या है 1 और C3 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। और इनकी 4, 5, 9 कुछ भी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब किसी दो पंक्तियों के अवयव समान हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है, दो पंक्तियां आइडेंटिकल हो यानी उनके मेंबर सेम हो, दो पंक्तियां आइडेंटिकल हो, उनके मेंबर सेम हो, जैसे यहाँ पर 5, 1, 6, ये 4, 5, 9, फिर से थर्ड वाली रो के 5, 1 और 6। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। तो आपको सारणिक का मान निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। चाहे दो पंक्तियां आइडेंटिकल हो, चाहे दो कॉलम आइडेंटिकल हो, ठीक है, चाहे दो पंक्तियां आइडेंटिकल हो, चाहे दो कॉलम आइडेंटिकल हो। सपोज 1, 3, 9, 1, 3, 9, 2, 5, 7, तो देखो फर्स्ट कॉलम C1 और C2 C3, आपको रीजन लिख देना है कि C1 और C2 आइडेंटिकल है, C1 और C3 C1 एंड C2 सर्वसम है, इसलिए डेल्टा का मान 0 होगा या सारणिक का मान 0 होगा, ठीक है। तो जब कहीं भी दो पंक्तियां आइडेंटिकल हो, दो पंक्तियां या दो स्तंभ, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सर्वसम हो, उनके मेंबर एक जैसे हों, ठीक है, उनके मेंबर एक जैसे हों, तो क्या होता है, सारणिक का मान 0 होता है, ठीक। अब आते हैं प्रमेय नंबर 4 पर। प्रमेय नंबर 4 पर आते हैं। सारी इंपॉर्टेंट प्रमेय मैं आपको बता दूंगा और इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं पूछता कि प्रमेय सॉल्व करके बताओ, ठीक है, बस आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नंबर 4 पे आती है, कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो सारणिक के मान में भी कैसे गुणा हो जाता है, ठीक है, तो बेहद इजी है। कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति के सभी अवयवों, किसी पंक्ति के सभी अवयवों में के से यानी किसी नंबर से, ठीक है, किसी कांस्टेंट नंबर से गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक के मान में भी कैसे गुणा हो जाता है, सारणिक के मान में भी कैसे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर है A1 B1 C1 पहली रो है, A2 B2 C2 लास्ट रो है, A3 B3 और C3। तो अगर हम पहली रो में रो 1 में कैसे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के A1 के B1 के C1, ठीक। तो क्या कह रहा है कि यदि हम किसी सारणिक की किसी एक रो में कैसे किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो सारणिक के मान में यहाँ पर जो डेल्टा निकलेगा उसमें भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक। सपोज इसकी वैल्यू आ रही थी पहले 5, पहले आ रही थी सपोज इसकी वैल्यू 10 और के, तो बाद में क्या आएगी इसकी वैल्यू 10 × k, ठीक है, सारणिक के मान में भी
k से गुणा हो जाता है। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है उसमें क्या होगा, k का ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अगर इसका बिना मल्टीप्लाई किए निकालोगे फैक्ट। आते बच्चों सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4C पे आते हैं सीधे सीधे, क्योंकि बाकी की प्रमेय इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी प्रमेय हैं उनको आप बुक से रीड कर सकते हैं सीधे सीधे। फोर सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4C। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला एक सारणिक दिया यहाँ पर 3 1 1 1 3 1 1 1 और 3। ठीक है, तो देखो जब भी हालांकि इस एक्सरसाइज में आप क्या करोगे कि बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं संक्रिया लगा करके हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले पंक्तियों को आपस में बदलते हैं, स्तंभों को आपस में बदलते हैं। विकर्ण नहीं बनाना है, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में कर रहे थे। आपको क्या करना है, विकर्ण नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी आपको संक्रिया लगानी है। तो संक्रिया लगा के क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का मान निकालोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। और सीधे सीधे जो नॉर्मल तरीका अगर लिखा गया, क्योंकि पेपर में लिख के नहीं आता है, पेपर में नॉर्मल लिखा रहता है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो करोगे तो भी सारणिक का मान वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोनों तरीकों से आपको दिखाता हूं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड करते हैं, जैसे कि नॉर्मल निकालते थे। ठीक है, तो a11 इंटू m11 माइनस a12 इंटू m12 प्लस a13 इंटू m13। पहली रो का पहला मेंबर इंटू उसका उपसारणिक माइनस पहली रो का दूसरा मेंबर इंटू उसका उपसारणिक m12 प्लस पहली रो का तीसरा मेंबर इंटू उसका उपसारणिक। ये अपनी नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक, फिर मैं आपको नई दूसरी प्रोसेस भी बताऊंगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस क्या कर रहे हैं कि संक्रिया लगा के कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, हालांकि दोनों तरीकों से सेम आंसर मिलता है, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और पेपर में कभी भी लिख के नहीं आता कि आप किस तरीके से सॉल्व करो, सीधे सीधे पूछा रहता है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 m11 सारणिक क्या आएगा, सामने का कॉलम सामने की रो छुपा दो, तो 3 1 1 और 3 3 1 1 और 3 माइनस a12 की वैल्यू 1, इसका उपसारणिक सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा दो, तो 1 1 1 और 3 1 1 1 और 3 प्लस 1 a13 की वैल्यू प्लस का 1 a13 की वैल्यू प्लस का 1। अब इसके सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा दो, तो 1 3 1 और 1 1 3 1 और 1। ओके, तो 3 इंटू 3 आपको पता है सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं, उपसारणिक 2/2 का 1 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिरक गुणा तो तिरक गुणा कह लो या डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, विकर्णवत गुणा करते हैं और बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 ये ऐसा, और माइनस 3 इंटू 1। यहाँ पे आएगा 9 माइनस 1 देखो 9 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 3। तो यहाँ पे आ रहा है 8 9 में से 1 गया 8 8 3 24 माइनस
यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 -2, ओके, और यहाँ पे भी क्या आएगा -2, ठीक है। तो ये आ रहा है 24 -4, आंसर आ रहा है सारणिक की वैल्यू क्या आ रही है 0। देखो ये नॉर्मल तरीके से आंसर मिल रहा है आपको, 20 सारणिक का मान मिल रहा है। अब संक्रिया लगाकर ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ, उससे भी सेम आंसर मिलता है, सेम वैल्यू मिलती है। सारणिक के मान में डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेपर में कभी लिख के नहीं आता है। सहखंड की सहायता से जरूर पूछा जाता है कि सहखंड की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन कभी लिख के नहीं देता कि संक्रिया लगा करके आप सारणिक का मान निकालें। ठीक, तो आप जो आपको इजी पड़े। हालांकि यहाँ पर संक्रिया में फ़र्क क्या पड़ता है, इसके पहले जो आपने लास्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में देखा था, उसमें ये रहता है कि उसमें आपको डायगोनली विकर्ण आव्यूह बनाना पड़ता है, डायगोनली 1 1 1 बनाना पड़ता है। ठीक है, विकर्ण आव्यूह बनाना पड़ता है A = AI में। ठीक, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि विकर्ण आव्यूह बनाओ। आते बच्चों, सेम क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन मैं आपको दूसरे ऑपरेशन लगा के परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली संक्रिया लगाई क्यों जाती है, जब यहाँ पर क्या होता है बड़े नंबर आते हैं। ठीक है, अब ये मेंबर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो संक्रिया लगा के उसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ठीक है, संक्रिया लगाने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि वो थोड़ा सा ईजी पड़ता है जब यहाँ पर बड़े नंबर्स आते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आप देखोगे। ठीक, तो रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, तो देखो रो 1, रो 2, रो 3, तो पहली संक्रिया लगाते हैं। यहाँ पर पहली संक्रिया लगाओगे, ठीक, R1 पे, पहली रो पे, रो 1 + रो 2 + रो 3। चाहे आप इसको रो वाइज लगाओ या कॉलम वाइज लगाओ, सेम आंसर मिलता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो संक्रिया क्या करती है, थोड़ा सा इजी बना देती है क्या, कैलकुलेशन को। तो देखो रो 1 + रो 2 + रो 3 और परफॉर्म कहाँ करना है, पहली वाली पे। तो रो 1 + रो 2 + रो 3, 5 3 1 4 1 5, 1 3 1 4 1 5, 5 5 5। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को जोड़ दो भाई, पहले मेंबर से पहला मेंबर, और इनको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो 5 5 5, 1 + 1 2 और 2 + 3 5, बाकी की दो वैसे ही आ जाएंगी, 1 3 1 1 1 और 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है। अब इसको फर्स्ट वाला कॉलम और सेकेंड वाला कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 1 पे परफॉर्म करेंगे। अब देखो कॉलम 1 पे, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को घटा दो, तो 5 में से 5 गया 0, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 3 गया -2 और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। अब यहां पे आ जाएगा 5, एक और ऑपरेशन लगा ले क्या, 5 3 1, 5 1 और 3, एक और लगा लेते हैं। देखो है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, सेकंड कॉलम से कॉलम 3, सेकंड से थर्ड को भी घटा लो, सेकंड से थर्ड को भी घटा लो, आपके ऑपरेशन से ही होने चाहिए बस। तो देखो सेकंड से थर्ड को जब घटाओगे यहाँ पे लिख देते हैं C2 पे परफॉर्म हो रहा है, C2 - C3। तो फर्स्ट कॉलम तो है 0 -2 0, सेकेंड पे 5 से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 3 गया -2। अब क्या बचा लास्ट वाला 5 1 और 3।
ठीक है, संक्रिया लगाना मैंने पहले भी सिखाया, करते कैसे हैं, बिल्कुल ईजी है। अब देखो इसको क्या करते हैं, प्रथम पंक्ति, ये क्या है रो 1, ये क्या है रो 2 और ये क्या है रो 3। प्रथम पंक्ति के अवयवों में, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, ठीक है। तो डेल्टा का मान निकाल लेते हैं, A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस का A13 इंटू M13। ओके, तो देखो A11 की वैल्यू 0, इसका उपसारणिक, उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम छुपा लो ऐसा, 2 1 माइनस 2 3, 2 क्या हो रहा है 2 1 माइनस 2 यार, माइनस 2 और 3, ठीक है। अब आते हैं माइनस A12 पे, तो दूसरा मेंबर भी क्या है 0, M12 क्या आएगा उसके सामने का, उसके सामने का, तो उसके सामने की रो छुपाओ पहले, फिर उसके सामने का कॉलम, तो आपको उपसारणिक मिल जाएगा माइनस 2 1 0 और 3, माइनस 2 1 0 और 3। अब आते हैं लास्ट वाले पे 5 पे, A13 की वैल्यू क्या है 5, इसका उपसारणिक देखो क्या आएगा, तो इसका उपसारणिक आता है, इसके सामने का कॉलम और सामने की रो छुपा लो, माइनस 2 2 0 और माइनस 2, माइनस 2 2 0 और माइनस 2, माइनस 2 2 0 और माइनस 2। तो देखो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, क्यों, अंदर कुछ भी सॉल्व हो बाहर 0 हो तो 0, अंदर कुछ भी हो बाहर 0 है तो 0, तो ये दोनों खत्म। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे बच रहा है लास्ट वाला 5 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और विकर्णवत गुणा कर लोगे, डायगोनली मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहना सही नहीं होगा, ठीक है। माइनस 2 इंटू 0, ओके, तो 2 का 0 में होगा तो 0 बना लेगा, माइनस माइनस 4, तो 5 इंटू 4 क्या आया बच्चों 20 आ गया, डेल्टा इक्वल टू 20, ठीक है। तो संक्रिया लगाओ या ना लगाओ, अगर कहा गया है कि सारणिक का मान निकालो, ठीक है, जब कहा है कि सारणिकों का मान सेखंडों से निकालो तब भर सेखंडों का उपयोग करना है। अगर ना बोला हो, सिर्फ लिखा हुआ हो कि सारणिक का मान निकालो, तो आप उसको नॉर्मल तरीकों से सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आता है, ठीक है। और संक्रिया प्रोसेस लगा के सॉल्व कर, ऑपरेशन लगाओगे तो भी सेम आंसर आता है, चाहे कॉलम वाइज लगाओ चाहे रो वाइज लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशन करते क्या, संक्रिया करती क्या है, कैलकुलेशन जो होती है ना यहाँ पे बड़ी बड़ी, जैसे बड़े नंबर है तो कैलकुलेशन को छोटा कर देती है या कम कर देती है, क्योंकि देखो यहीं पे इन्होंने क्या दो पदों की, दो टर्म्स की कैलकुलेशन 0 हो गई, दो टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म ऑटोमेटिक 0 हो गए, तो तीसरा टर्म, तो यहाँ पर बड़ा नंबर भी होता तो कैलकुलेशन कम होती, तो क्या करता है ऑपरेशन संक्रिया, क्या करती है कैलकुलेशन कम कर देती है, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सारे सेम ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड वाले पे करते हैं। इसको भी आपको दोनों तरीकों से दिखाऊंगा करके, पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड दिखाऊंगा, फिर इसका ऑपरेशन लगा के संक्रिया लगा के करके दिखाऊंगा, कोई भी चेंज नहीं आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
20, 15, 18, 21। देखो जैसे अब यहाँ पर बड़े नंबर आ रहे हैं, ठीक, तो इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ऑपरेशन लगाने से, संक्रिया लगाने से क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है बस, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आंसर सेम आता है अगर आपने प्रोसेस ठीक अप्लाई की है। ठीक, तो पहले मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड में बता देता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड कैसे करोगे, प्रथम पंक्ति के अवयवों, प्रथम पंक्ति के अवयवों A11, A12, A13 पर, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर। ठीक, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर। तो देखो 13 डायरेक्ट करते हैं, इसका आएगा ये वाला सारणिक, उपसारणिक। ठीक है, उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम छुपाओ, 17, 20, 18, 21 -16। तो इसके सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम तो तीनों का सेम ही रहेगा, तो 14, 20, 14, 20, 15, 21 प्लस 19। अब इसके भी, इस पे भी आते हैं, तो ये वाली छुपा लो, तो क्या आया, 14, 17, 14, 17, 15 और 18। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है जब ऐसे बड़े नंबर आते हैं, इसलिए ऑपरेशन परफॉर्म करते संक्रिया लगाते हैं। देखो मल्टीप्लाई इनका भी सेम आएगा, 17 × 21, तो 17 × 21 तो 7 दूनी 17, 17 दूनी 34, 357। पहले इसको सॉल्व कर ले। देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है, तो 17 × 21 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 357। ओके, और 18 दूनी 36, 360। ठीक, बस नंबर थोड़े से बड़े आते हैं, -16। तो जो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ज़रा सा। ठीक है, 14 × 21, 294। 14 का मल्टीप्लाई 21 में होगा, तो क्या आएगा 294 माइनस 15 और 20 का 300। ठीक है, प्लस 19 और 14 × 18, तो 8 चुके 32 की 2, 8 कम 8 2 से 11, इसकी 2 3 कैरी है ना, 8 कम 8 2 से 11 और 1 4 से 14, तो ये आया 252 माइनस 14 का 18 में तो 252। अब 17 का 15 में, तो 17 का जब 15 में करोगे, 7 × 35 की 5, यहाँ आएगा 255। ठीक, -13, यहाँ आएगा -3। ठीक है, घटेगा तो -16, यहाँ पे कितना आ रहा है 294 -6। ओके, प्लस का 19 × 252, तो से -255, तो -3। ओके, -3, तो 13 तियाँ 39 -39। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36 की 6 और 6 कम 6 3 96। ठीक है, 6 36 की 6, 6 कम 6 3 96। और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 9 3 27 की 7, 3 कम 3 2 5 57। तो -37 और 59, 9 7 16 की 6 है ना, 5 3 8 1 9, माइनस का 96 प्लस का 96। योर आंसर विल बी 0। तो आंसर क्या है, सारणिक का मान क्या आया, 0। सारणिक का मान 0 आ रहा है। और इसको ऑपरेशन लगा के करोगे, बस देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुई है उसमें, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, इसलिए संक्रिया लगाते हैं। अभी संक्रिया लगा के करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ गई, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी पड़ जाती है बस। ठीक है, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
आंसर आपका सेम रहेगा। अब सेम क्वेश्चन में आपको संक्रिया लगा के दिखाता हूँ। बस क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रो 1, रो 2 और ये क्या है, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो रो 2 से रो 1 बढ़ाओगे तो 3, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम C2 पे सबसे पहली संक्रिया परफॉर्म करेंगे, तो C2 माइनस C1 एंड दो संक्रिया परफॉर्म करते हैं, दूसरी करते हैं C3 पे, C3 माइनस C2। ठीक, तो पहली वाली रो तो एज वेल एज आएगी 13, सॉरी पहला वाला कॉलम वैसे का वैसा आएगा 13, 14 और 15। ठीक है, अब कह रहा है कि C2 माइनस C1, तो कॉलम 2 से कॉलम 1 को घटा दो, तो 16 में से 13 गया 3, 17 में से 14 गया 3, 18 में से 15 गया 3। ओके, साथ में कह रहा है कि C3 पे परफॉर्म करो, C3 माइनस C2, मतलब तीसरे कॉलम से दूसरे को घटाओ, तो 19 में 16 गया 3, 20 में 17 गया 3 और 21 में से 18 गया, 8 2 से 11 3। ठीक है, तो आपको रूल याद आ रहा है, जब कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, तो यहाँ पे क्या है, कॉलम C2 व C3 आइडेंटिकल हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि स्तंभ 2 व 3 सर्वसम है। तो जब कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो सर्वसम होती हैं तो क्या होता है, सारणिक का मान 0 होता है। तो बस कैलकुलेशन इजी हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट को वो याद होनी चाहिए, और वैसे आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें